मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किस तरीके से प्रत्यक्ष लागत का और अप्रत्यक्ष लागत का विभाजन करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे आइटम्स के बारे में जिन्हें हम कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं भी स्थान नहीं देते हैं। आई मीन आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में जो आइटम्स नहीं लिखे जाते हैं उनके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखे जाने वाले आइटम्स में हम मेन 3 आइटम्स इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, देन मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस एंड थर्ड, एबनॉर्मल आइटम्स। फर्स्ट के बारे में हम आज बात पहले करते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। लाभ होने के बाद में उन लाभों का बंटवारा, उन लाभों का नियोजन किस तरीके से किया जाता है, वे सारे आइटम्स, वे सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हेड के अंतर्गत आएंगे। तो इस हेड में आने वाले मेन आइटम्स हमारे जो हैं वो हैं इनकम टैक्स। प्रॉफिट होने के बाद में प्रॉफिट पर इनकम टैक्स जो पे किया जाता है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, इस अमाउंट को हम कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं भी लेखा नहीं करते हैं। सेकंड आइटम हमारा है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व जो भी हम जनरल रिज़र्व में, रिज़र्व फंड में किसी भी तरीके का प्रॉफिट्स में से हिस्सा ट्रांसफ़र करते हैं, उसे भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में लेखा नहीं करेंगे। थर्ड आइटम आपका है डिविडेंड्स पेड। आप किसी भी तरीके का प्रॉफिट्स में से लाभांश का बंटवारा करते हैं तो उससे हमारे कॉस्ट अकाउंट्स कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट्स में हम डिविडेंड्स का लेखा भी नहीं करते हैं। फोर्थ आइटम आपका है चैरिटेबल डोनेशंस। यदि हम किसी भी तरीके का चैरिटेबल डोनेशंस देते हैं तो उस तरीके के डोनेशंस को हम कॉस्ट अकाउंट्स में स्थान नहीं देते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सेस प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन एंड बैड डेट्स। बैड डेट्स और डिप्रिशिएशन के लिए हमने जो प्रोविज़न बनाया है वो यदि एक्सेस बनाया हुआ है तो उसे भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में लेखा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अमाउंट्स रिटर्न ऑफ। जो भी हम अपलेखन का कार्य करते हैं, चाहे वो ख्याति हो, गुडविल का अपलेखन हो, चाहे अंडर राइटिंग कमीशन का हो, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स का हो, इस तरीके के जो भी मिसक्लिनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम राइट ऑफ करते हैं, तो ऐसे राइट ऑफ किए जाने वाले एक्सपेंसेस भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सभी जो आइटम्स हैं ये लाभों का नियोजन है। हम लाभों को किस तरीके से नियोजित करते हैं वे सभी बातें कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखी जाएंगी। नेक्स्ट आपके सेकंड हेड है फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल नेचर की इनकम्स। फाइनेंशियल नेचर के सबसे पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एनी एसेट एट्सेट्रा। यदि हम किसी भी एसेट को विक्रय करते हैं तो उस विक्रय पर होने वाली हानि का लेखा हम लागत लेखांकन में नहीं करते हैं। सेकंड आइटम आपका है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट्सेट्रा। बैंक लोन पे कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे किया जाए तो वो फाइनेंशियल आइटम होने के कारण कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा। यदि हम किसी तरीके की पेनल्टीज़ और फाइन्स पे करते हैं तो वो भी कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखे जाएंगे। फोर्थ आइटम है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो भी हम नकद प्राप्ति के लिए डेटर्स को किसी भी तरीके का डिस्काउंट देते हैं, कैश कलेक्शन के लिए, प्रॉम्प्ट कैश कलेक्शन के लिए जो दिया जाता है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। लेकिन यदि हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट होगा। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट ऑफ अपील्स फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अपील के लिए किए जाने वाले व्यय, जब हम इनकम टैक्स को ही कॉस्ट अकाउंट्स में स्थान नहीं दे रहे हैं तो उसकी अपील के लिए किए जाने वाले व्यय भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स से एक्सक्लूड किए जाते हैं, यानी कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल इनकम्स। फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस के साथ साथ फाइनेंशियल नेचर की इनकम्स को भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं भी स्थान नहीं देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। यदि हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हम कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे।
इसी तरीके से जैसे हमने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एनी एसेट किया, उसी तरीके से यदि हमें प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे या सेल ऑफ एनी एसेट, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। देन थर्ड इज डिविडेंड रिसीव्ड। जिस तरीके से हम डिविडेंड पेड को कॉस्ट अकाउंट्स का हिस्सा नहीं मानते हैं, उसी तरीके से डिविडेंड रिसीव्ड को भी कॉस्ट अकाउंट्स का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सब दोनों हेड्स हमारे कंप्लीट हुए। थर्ड हेड हमारा है एबनॉर्मल आइटम्स का। तो एबनॉर्मल आइटम्स जो हैं वो है एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेंस बोथ। एबनॉर्मल लॉसेस में हमारे पास मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, मटेरियल के साथ साथ श्रम का एबनॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है। तो इस तरीके के एबनॉर्मल जो आइटम्स होंगे उन्हें हम कॉस्ट अकाउंट्स में स्थान नहीं देंगे। इसी तरीके से यदि हमें प्रोसेस में किसी तरीके का एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उससे भी हमारी कॉस्ट इफेक्ट नहीं होगी। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन्स को ही हम कॉस्ट अकाउंट्स में स्थान देंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंट्स में ये सारे ही आइटम्स नहीं लिखे जाएंगे। यानी हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमें अलग अलग हेड्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को, अलग अलग आइटम्स को डिवाइड करना हो, कैटेगराइज करना हो, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा, कौन सा आइटम आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होने के साथ वो कौन से ओवरहेड्स में जाएगा। वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा या उसे हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में कैटेगराइज करेंगे, या उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कैटेगराइज करेंगे, या वो कॉस्ट अकाउंट्स में कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। इस तरीके का बाइफर्केशन हमें करना होगा। तो उस बाइफर्केशन के लिए ही हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी हैं। आई होप कि आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स जो हमने कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले किए थे वो समझ में आए। उस कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स के बाद में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स को वापस से दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट और ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड ओवरहेड्स। उसके बाद में हमने ओवरहेड्स का फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन किया। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का देखने के बाद हमने देखा कि आइटम्स जो कि कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।